क्या चल रहा था? क्लास 10th का बायोलॉजी। और बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें रक्त परिसंचरण पढ़ रहे हैं। रक्त परिसंचरण। और रक्त परिसंचरण किसका? आदमी में, है ना? आदमी में रक्त परिसंचरण पढ़ रहे हैं। उसका कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ कहने का मतलब हमको लगता है आज खत्म हो जाएगा। आज ये, इसके बाद कल दूसरा चैप्टर होगा। सबसे पहले जो हम लोग पढ़े ब्लड वेसल्स पढ़े, है ना, रक्त वाहिनियां। उसके बाद पढ़े हार्ट, हृदय पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े ब्लड के बारे में। और ब्लड के बारे में पढ़े तो ब्लड के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े? खून के बारे में क्या क्या पढ़े? खून का जितना क्वालिटी होता है वो समझ लिए थे कि शरीर में कितना खून होता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देख लिए थे। इसके बाद देखे थे ब्लड के अंदर क्या क्या चीज मेन रूप से होता है। ब्लड के अंदर जो होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, जो सॉलिड है माने ठोस है, वो उसको जो है वो 45% होता है। कितना होता है? जिसको प्लाज्मा क्या बोलते थे, पट्टिकाणु, है ना, या हाँ रक्त कोशिका। इधर भी था प्लाज्मा। और जो 55% होता है ना ब्लड में, ये कितना होता है? 55% प्लाज्मा ही है, 45% ये होगा। और इसी के अंदर हम लोग देखे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट कहते हैं, ना, तो वो उसी का सारा पार्ट है। कनेक्ट कर पाया? समझ में आई बात? क्या क्या हो गया सो? आ रहा बात समझ में? अब वो चीज यहां से शुरू करना, हम लोग को बिम्बाणु से शुरू करना। तो बिम्बाणु जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है ये समझिएगा। कहता है यह केंद्रक रहित गोल या अंडाकार वर्ण रहित कोशिकीय टुकड़े होते हैं। आपको याद है वर्ण रहित जो कोशिका टुकड़ा था, वर्ण रहित कौन होता है? आरबीसी की डब्ल्यूबीसी? आरबीसी होता है या डब्ल्यूबीसी होता है? वर्ण रहित कौन होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। तो डब्ल्यूबीसी का ही टुकड़ा होता है वो। समझ में आ रही है? तो डब्ल्यूबीसी का टुकड़ा और आरबीसी का टुकड़ा, जो सबका टुकड़ा टुकड़ा पार्टिकल्स होता है वो तुम कह सकते हो कि वो बिम्बाणु होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक आरबीसी में भी नहीं था केंद्रक नहीं था। कनेक्ट करके चलोगे, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है। इसके अंदर इसको जो लाल कलर देता है वो हीमोग्लोबिन देता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। समझ में आ रही बात? ये सारा चीज यहां देखेंगे। बिम्बाणु देख रहे हैं, और बिम्बाणु में सबसे पहले यह केंद्रक रहित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। रहित और सहित में अंतर होता है। कहीं लिखा रहेगा केंद्रक सहित, केंद्रक सहित मतलब है, समझ में आ रही बात? केंद्रक है, और केंद्रक रहित मतलब नहीं है। तो रहित का मतलब नहीं है। कोई भी चीज अगर बता रहा है कि वो, जैसे यहां बता रहा है केंद्रक रहित है, इसका मतलब केंद्रक इसमें नहीं है। बात समझना, ठीक है? तो केंद्रक रहित, वर्ण रहित, वर्ण रहित माने कलरलेस होता है, उसमें कलर भी नहीं होता। क्यों कलर नहीं होता है? क्योंकि ये टुकड़ा है किसका? डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का टुकड़ा रहेगा, डब्ल्यूबीसी में रहेगा क्या? वर्ण नहीं है ना, कलर नहीं है उसका, कोशिकीय टुकड़े होते हैं। आगे, यह रुधिर में थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बताया था ना कि ब्लड को कलेक्ट करने में, कलेक्ट बोलते हैं, क्लॉट करने में, ब्लड को क्लॉट करने में कौन मदद करता है? ना कि थक्का जमता है। आपको याद है जब आपका कट जाता है शरीर का कोई पार्टिकल्स, कोई भी शरीर में कट जाता है तो वो क्या होता है? तुरंत ब्लड निकलने लगता है। ब्लड निकलने के 1-2
3-5 मिनट के अंदर तुम्हारा ब्लड हर हाल में रुकेगा ही रुकेगा। और अगर ब्लड नहीं रुक रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके कारण ब्लड नहीं रुक रहा है तुमको। बात समझ में आ रही है? तो ब्लड रुकना जरूरी है, क्योंकि ब्लड नहीं रुकेगा शरीर का सारा ब्लड निकल जाएगा तुम्हारे। अब सोचो ऐसा क्या होता होगा, क्या लॉजिक है, दिमाग लगा तुम। तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड बह रहा है ना, वो क्या रुक रहा है? कहीं पे क्लॉट हो रहा है? शरीर के अंदर अगर ब्लड बह रहा है तो वो अगर रुक गया, वो अगर क्लॉट हो गया, वो अगर जम गया, वो अगर थक्का हो गया, तो तुम्हारे शरीर के लिए वो हानिकारक है। कहता ना कि मथवा मैंने जम गए खुनिया, तो अगर बाहर निकालना है किसी भी हाल में, चाहे उसको जैसे वाश करना पड़े, उसको बाहर निकालना है। अब वही ब्लड शरीर के बाहर आ जाएगा, तो अगर नहीं जम रहा तो प्रॉब्लम है ना, शरीर के बाहर। तो ऐसा क्या होता होगा जो शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है? शरीर के अंदर तुम्हारा सर्कुलेट हो रहा है ना, सब हमेशा ब्लड हो रहा है। अब बताओ शरीर के अंदर नहीं जमता है, अब वही ब्लड शरीर से बाहर निकलता है, जैसे वो तुरंत जम जाता है। क्या ऐसा होता होगा? तो वायु के संपर्क में आने से उसके अंदर एक हिपेरिन नाम का एक एंजाइम्स होता है। क्या होता है? हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन। हिपेरिन। हिपेरिन ही वह चीज है जो शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है, और जैसे वायु के संपर्क में ये आता है, ये निष्क्रिय हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, तुम्हारे शरीर का ब्लड जम जाता है। ब्लड जमना बहुत जरूरी है, लेकिन शरीर से बाहर, शरीर के अंदर जम गया तो वो प्रॉब्लम है कि नहीं? चलिएगा, बढ़ जाएंगे। तो कहता है कि यह रुधिर में थक्का जमाने में काम आता है। अच्छा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ब्लड को अगर थक्का जमा रहा है तो हम लोग का सिलेबस के हिसाब से, अच्छा है बहुत चीज क्लॉट करने में। ब्लड को अगर क्लॉट करना है तो बहुत सारा चीज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये जो है ना, ये हम लोग का सिर्फ है इसमें, यही तुमको देखना, बिंबाणु यानी प्लेटलेट। समझ में आ रही बात? तो ये तो ब्लड को क्लॉट करने में, थक्का जमाने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है? बिंबाणु का, प्लेटलेट का। वायु के संपर्क में आते ही या टूटकर रसायन उत्सर्जित करते हैं, वही समझ में आ रहा है ना? चोट लगने वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, जिससे रक्त का स्राव रुक जाता है, रक्त का बहाव रुक जाता है। क्या होता है समझिएगा। कहता वायु के संपर्क में आते हैं या टूटकर क्या करता है? रसायन उत्सर्जित करता है। जब टूट जाता है तो, हालांकि तुम लोग के सिलेबस से बाहर है इसलिए इस चीज को नहीं लिखा गया वहां पे, इसको अलग से बता दिए। हिपेरिन नाम का चीज होता है, एंजाइम्स होता है, जो टूट करके क्या होता है, वो रसायन उत्सर्जित करता है, हिपेरिन। और हिपेरिन जो होता है वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है, वो काम करना बंद कर देगा, इसीलिए वो ब्लड क्लॉट कर जाता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं और ब्लड का स्राव रुक जाता है। यहां तक में कोई परेशानी? बढ़ जाए। अब हम लोग देखेंगे लसिका। देखो ब्लड में जो है प्लाज्मा सबसे पहले देख लिए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पे प्लेटलेट, सब देख लिए। इसके बाद ब्लड को बता देना कि हमारे शरीर में यहां से वहां ले जाने, यहां से वहां बात करने का काम कौन करता है? तो लसिका करता है और ब्लड करता है। ब्लड मेन रूप से करता है। उसके बाद एक चीज और था, क्या नाम था उसका? लसिका, लिम्फ। इसको लिम्फ कहते हैं, लसिका। इस लसिका के बारे में देख लेते हैं। कहता केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। देखो पढ़ दिए तो समझ में नहीं आएगा, समझो बात। ये इमेजिनेशन करो कि ये चीज क्या है, तुम्हारा शरीर का वो नस है। मान लो कि ये सिरा है या मान लो धमनी है। बात समझ में आ रही है? ये काम। अब ये क्या कर रहा है, इस अब ये और आगे जब जाएगा तो ये केशिका में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मान लो ये केशिका है, केशिका जितना पतला होगा, अगर तुम लोग घर में पाइप को पकड़ते हो, पाइप जहां मोटा होता है वहां देखना पाइप का बहाव जो होता है ना, पानी का बहाव बहुत सिंपल होता है। वही पाइप को तुम पतला कर दो, पाइप का मुंह पकड़ लो, पाइप का मुंह पकड़ लोगे, वो पानी का बहाव तेज हो जाएगा। क्यों तेज हो जाएगा? क्योंकि जैसे उसका जगह कम बनता है, पीछे से जितना पानी आ रहा है वो धक्का मारता है और वो दूर तक जाता है। समझ में आ रही बात? तो केशिका के अंदर समझो, केशिका सबसे पतला नस है कि नहीं है?
तो केशिका के अंदर सबसे पतला नस होने के बाद बाहर से जो धक्का आ रही है, जो इसमें ब्लड है, वो ब्लड इसमें भी आ रहा है, तो उतना ही स्पीड से इसमें भी आता होगा ना, समझ में आ रही? अब उतना स्पीड से आ रहा है, जगह बहुत कम है, जगह है उतना, केशिका तो पतला होता है, अब जगह कम होने के कारण अब क्या होता है, वहां पे कुछ कुछ चीज जो है चुभ करके नीचे गिर जाता है। क्या चुभ गया? जैसे पानी बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, तो देखोगे कहीं कहीं सा अब पतला पतला जो हो उसमें छिद्र होता है, बहुत पतला पतला छिद्र, और वो पतला पतला छिद्र से क्या होता है, वो चुभ जाता है। और मान लो ये केशिका है, मान के चलिए कि ये केशिका है, और इस केशिका के अंदर यहाँ पे चुभ करके कुछ जो है क्या हो गया, ब्लड का कुछ पार्ट, ब्लड तो सॉलिड होता है, ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट है, जो बड़ा है वो तो नहीं चुभेगा, लेकिन वही जो छोटा उसके अंदर है, जो पतला होता है, वो चुभ जाता है, और चुभ करके क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पे वो जमा हो जाता है, या इसमें जमा हो गया, इस प्रकार से जमा हो गया केशिका से बाहर निकल के। अब केशिका से बाहर निकल के वो जमा हो गया, और जमा हो गया तो यही चीज जो है लिम्फ है, यही चीज जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को लसिका कहते हैं। लसिका अलग से कुछ नहीं होता, लसिका अलग से कुछ नहीं होता है, उस ब्लड का ही पार्ट्स है, लेकिन समस्या ये है कि वो कुछ ऐसा प्रेशर होने की वजह से वो वहां से चुभ जाता है, और चुभ करके वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो क्या करेगा, मान लो एक जगह इकट्ठा हो गया बहुत सारा लसिका, अब यहां से लसिका वाहिनी बनाता है, और ये फिर जाकर के इसी में जुड़ जाता है, और फिर जाकर के तुम्हारा मेन ब्लड को वो सप्लाई दे देता है। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से वो चलते रहता है, लेकिन लसिका का निर्माण इस प्रकार से होता है। समझ में आया क्या बात हम समझाए? समझ में आया क्या? देखो, केशिकाओं के भित्ति में, केशिका समझ में आ रहा है ना, केशिका के भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, उपस्थित छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसकी वजह से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय का मतलब कोशिका के अंदर जो जगह होता है उसके अंदर जो है वो निकल करके क्या हो जाता है, उसमें उस अवकाश में, अवकाश माने जगह, खाली जगह, उस खाली जगह में आ जाता है, तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करता है। आई बात समझ में? तो लसिका का निर्माण कैसे होता है, सवाल पूछ दिया, तो आप यहां से यहां तक जवाब लिख दीजिएगा। लसिका क्या है समझ में आ गया, यही जवाब लिखना है। यह हल्के पीले रंग का या रंगहीन सा, माना हल्का पीला रंग या रंगहीन, मान लो कोई कलर नहीं है, तरल संयोजी उत्तक है, तो हल्का पीला रंग। अब पूछा कि कैसे, मान लो पूछ दिया कि बताओ लसिका का कलर क्या होता है, तो किसका कलर क्या होता है, हल्का पीला होता है या फिर रंगहीन होता है, माने कोई कलर नहीं होता है। समझ में आई बात? आगे कहता है यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, या रुधिर की प्लाज्मा समझ में आ रहा है? प्लाज्मा क्या होता है, आपको याद है ना, ब्लड का 55% प्लाज्मा, और ये 45%, ठीक है, तो वही प्लाज्मा की तरह ये होता है, ठीक है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें मात्रा कम होती है। लसिका के प्रवाह के लिए लसिका केशिका विद्यमान होती है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है। कहता है कि लसिका के प्रवाह, अब लसिका यहाँ आ गया है, इस लसिका को प्रवाह कराने के लिए छोटा छोटा लसिका केशिका होता है, और रही लसिका केशिका आगे चल करके क्या बन जाता है, लसिका वाहिनी बन जाता है। और कहीं कहीं जो है इस प्रकार से तुम्हारा गांठ दिखेगा, इसको लसिका गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका गांठ। और अंत में बड़ी सिरा में जाकर के खुलती है, अंत में बड़ी सिरा में जाकर के खुल गया, माने यहाँ पे मेन ब्लड में जाकर के वो मिल जाता है, ठीक है। आगे कहता है पची हुई तथा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत याद है आपको? छोटी आंत में एक जगह होती है रसांगुल, जहां पे वो अवशोषण करने का काम करता है, ठीक है, तो अवशोषण करने का काम करता है, तो यहां पे जो है समझिएगा, यहां 3 प्रकार का नस होता है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। और एक जो इसमें टाइप होता है, एक ऑक्सीजन ले जाने के लिए, एक ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के लिए, और एक जो होता है जिसको यहाँ लिम्फ से जोड़ा गया है, लिम्फ, लिम्फ माने यही क्या नाम है इसका, लसिका। तो लसिका का भी वहां पे होता है निर्माण, और लसिका को भी ले आने का काम। कहता क्षुद्रांत तथा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। अब ये चीज नोट करके आप रखिएगा, शरीर के अंदर वसा का वहन कौन करता है, शरीर के अंदर वसा यहां से वहां कौन ले जाता है, तो कौन ले जाएगा, लसिका ले जाता है। याद रखना, ये सब सवाल ऐसा है जो आपको परेशान करेगा, समझ में आ रही बात। तो शरीर के अंदर वसा को यहां से वहां ले जाना है तो कौन ले जाएगा, लसिका ले जाएगा। समझ में आएगा भाई। ये आगे चलते हैं, आगे है एकदम प्रेशर, खत्म हो गया, लास्ट है रक्त दाब, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल होता है, ऐसे किसी को कम ज्यादा होते रहता है, उसे दिक्कत नहीं है। दोनों अगर ज्यादा हो गया या दोनों कम हो गया तो तुम्हारा डिपेंड करता है कि वो बीमारी है तुम्हारे में। कहता धमनियों में रक्त के बहने से, धमनी में सिरा में रक्त के बहने से, ब्लड के बहने से उसमें एक प्रकार का प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब आपको हम बताए थे कि हृदय से पूरे शरीर में ले जाना है तो वो 120 के स्पीड से फेंकता है कि नहीं। तो उसको हम लोग 120 के स्पीड से जो फेंकता है उसको कहते हैं प्रकुचन। प्रकुचन माने दब जाना। अब बलून है, मान लीजिए ये बलून है, इस बलून को आप दबा दिए, दबाए तो दबाए तो जितना स्पीड से, अब उसमें ज्यादा ताकत लगेगा, उससे ज्यादा स्पीड जाएगा, या फिर छोड़ देंगे तो उससे स्पीड ज्यादा आएगा। दबाओगे ताकत से दबाया जाता है कि नहीं। तो जब इसको प्रकुचन, प्रकुचन का दूसरा नाम संकुचन भी है, और इसी को इंग्लिश में सिस्टोल भी कहते हैं। याद रखना तीनों नाम, ठीक है, प्रकुचन या संकुचन या सिस्टोल। 120 होता है स्पीड इसका। जब ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप किया ना, कुछ 120 के स्पीड से गया, बात समझ आ रही। शिथिलन, शिथिलन मतलब जब उधर से वो आता है तो इसी को अनुशीतलन भी कहते हैं। हालांकि ये सब नाम तुम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं रखना, पर मेन ये है, इसी को डायसिस्टोल भी कहते हैं। बात समझ आ रही। ये 80 के स्पीड से वापस आता है ब्लड तुम्हारे हार्ट में। आगे सामान्य रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। यही चीज है, इसी में बटे लगा दिया। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इसका, कि इस रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो इसका नाम क्या है, स्फेग्नोमोनोमीटर। कुछ ऐसा होता है, आप अगर देखे होंगे तो शायद, ठीक है। इसमें जो होता है, एक हवा भरने वाला गुब्बारा होता है, और यहाँ पट्टी होता है जो तुम्हारे बाह में या फिर जहां भी होता है, वो दाब कर दिया और उससे वो पंप करता है, उसमें हवा भरती है। जब हवा भरेगा तो क्या होगा, वो ब्लड ब्लड नस में जाकर के बढ़िया चिपक जाता है ना। वो कैसे काम करता है वो डॉक्टर का काम है, तुम लोग को इतना नहीं जानना है। मेन क्या है ना, कि मेन इसका जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमोनोमीटर। समझ में आई बात। अब कोई दिक्कत, जला लाइट तनिसन लास्ट में देख ले। नहीं और समझाना फिर से क्या हो जाएगा, चलिए फिर।